हाँ, तो अपन अभी तक बात कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने अब तक रसशास्त्र में क्या-क्या पढ़ लिया, मुझे एक बार ब्रीफ में कौन बताएगा तुम में से? धर्मेंद्र? वैशज्य में क्या-क्या पढ़ लिया अब तक? तीन मेजर टॉपिक हो चुके हैं अभी तक अपने। हम्म। हम्म। आवाज कट रही है तुम्हारी। मेन तो देखो, अब तक अपन ने बात कर ली ना जिन जिन टॉपिक, वो सारे इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं तो ऑडिबल विजुअल हूँ ना, प्रॉपरली आवाज आ रही है ना सबको? सही सही। ठीक है। तो अपन ने मान प्रकरण आप लोगों ने पढ़ा? रिवाइज किया क्या वैशज्य कल्पना अभी तक किसी ने? या किसी ने भी नहीं किया, छुट्टियों में मजे कर रहे हो? देखो, साथ साथ पढ़ोगे तो ठीक है, मैं अभी डबल क्लास लेने की सोच रहा हूँ। जैसे पैथोलॉजी में भी मिस बॉस ले रही हैं 2 क्लासेस, क्योंकि पता है उतनी छुट्टियां हो गई, उनकी भी हो गई छुट्टियां। मैं भी दिसंबर एंड तक कहाँ सोचा था तुम लोगों का कोर्स काफ़ी कंप्लीट करा दूंगा, और कहाँ अपना जो है अभी वैशज्य स्टार्ट ही मानो आप। क्योंकि अपन ने कल्पनाएं तो पढ़नी शुरू भी नहीं की अभी। तो हो सकता है मैं भी अब जल्दी 2 क्लासेस करूं, क्योंकि मेरे को जनवरी जनवरी तक तो आपका ख़त्म करवाना ही है। ठीक है। और अभी तो और छुट्टियां मेरी हो सकती है, क्योंकि मेरे घर पे भी अभी बहुत काम पेंडिंग है जो मेरे को करवाने हैं। ठीक है। और फिर कॉलेज में भी टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आजकल। डबल क्लास, या तो डबल क्लास लूंगा, या फिर देखो करते हैं कुछ अरेंजमेंट तुम लोगों का। आज तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ सैवीरियता अवधि वाला जो टॉपिक है उसको जो है अपन ब्रीफ में देखेंगे। पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ में समझा दूं अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने वैशज्य कल्पना के इतिहास के बारे में पढ़ा था। इतिहास को अपन ने 4 तरह से डिवाइड करके पढ़ा था, क्रमिक विकास को। पहला क्या था कि भाई वैदिक काल, जो वेदों के टाइम में वैशज्य कल्पना का प्रयोग हो रहा था, कि भाई जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो है रसशास्त्र वैशज्य की क्या क्या चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा था। कौन कौन से काष्ठ औषधियों के बारे में पढ़ा था। सोम जो है औषधियों में श्रेष्ठ है, इसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद वैदिक काल के बाद क्या है, संहिता काल, कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग संग्रह हृदय में क्या क्या बातें बता रखी थी। फिर जो है रसशास्त्र काल, या रसशास्त्र का जो विकास का काल था ना जो आपने, उस काल की बात की, तीसरा काल। तो उसमें अपन ने बात की थी भाई कि उस वक्त जो है मतलब बहुत सारी संहिताएं वगैरह आई थी। तो उनमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था, वो सब आ गया था। ठीक है, मध्यकाल या रसशास्त्रीय काल में, जिसमें नागार्जुन की संहिताएं वगैरह ये सब आए थे। ठीक है। अनेक टीकाएं आई थी, शारंगधर संहिता आई थी मेनली। ठीक है। तो रसशास्त्रीय काल या मध्यकाल के दौरान मेनली शारंगधर संहिता आई थी, उसके कारण वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर आधुनिक काल, जिसमें भाव प्रकाश वगैरह यानी 16वीं शताब्दी के बाद के जो ग्रंथ वगैरह हैं वो आए थे। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या पढ़ा था, वैशज्य कल्पना का इतिहास पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन ने औषध और भेषज में अंतर पढ़ा था। अब मेरे को औषध और भेषज में अंतर बता दो कोई। मैंने 5 पॉइंट लिखाए थे, पांचों पॉइंट मुझे बता दो कोई। कोई भी बच्चा। धर्मेंद्र, मनीषा, सुरभि, एक भी। पांचों पॉइंट होने चाहिए। नहीं याद हो तो नो, नो बोल दो। हाँ बोलो। ठीक है। हम्म। 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 और
एक मेन पॉइंट है जो तुमने नहीं बताया मनीषा। औसत जो होती है शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर किया जा सकता है इसके द्वारा विशेष रूप से मान रोगों को दूर किया जा सकता देख सबसे मेन पॉइंट तुम लोगों ने नहीं बताया, जैसे कि औषध में क्या आती है, दीपन पाचन आदि द्रव्यों का संयोग। है। दीपन पाचन आदि द्रव्यों हाँ, वो तो औषध हो गए, और स्वस्ति होम, को ऐसा हाँ व्रत शांति कर्म ये सब करते हैं ना, तो वो जो है अपने वैशज हो गई। तो ये अंतर याद रखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। अच्छा, वैशज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांत मैंने बताए थे, उनका मेरे को नाम बता दो। नाम याद होंगे ना तो तुम उनकी डिटेल लिख लोगे, नाम याद नहीं होंगे तो तुम्हें क्या पता कि आप आधारभूत सिद्धांत में लिखना क्या है। आधारभूत सिद्धांतों के जो है नाम सबको याद होने चाहिए कि हाँ 7 सिद्धांत है, 8 सिद्धांत है, उनके सबके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको साथ साथ रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ इनके नाम वगैरह, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो मेन जब पढ़ो जब। ठीक है, संस्कार की जो है डिटेल आपको याद होनी चाहिए, 8 तरह से संस्कार करते हैं कि भाई जल तोय सन्निकर्ष या अग्नि सन्निकर्ष या फिर भाजन वगैरह जो भी है आपके, वो सब चीजें। मान में शारंगधर का मान और चरक के मान में मत भिन्नता और जो है संयोग, वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि हाँ भाई मत भिन्नता कहाँ पे थी। ठीक है, कि भाई तो वो 3 माशा बराबर एक क्षण माना, एक ने 4 माशा बराबर एक क्षण माना। ठीक है, तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए किसने क्या माना। ठीक है, और शारंगधर के चतुर्गुण का सूत्र या चतुर्गुण का नियम कोई भी सुना दो मेरे को, श्लोक याद हो तो। शीतम का अक्षिलवाणी गुणो प्रथम आडकम राशि गुणी खाद्य के यथोत्तर चतुर। वेरी गुड। अच्छा, और एक कुड़व पात्र किसे कहते हैं? वृक्ष वेणु इन सब से मिल करके इन सब से बनाया जाता है जो पात्र, और जिसकी लंबाई चौड़ाई वो सेम होती है, और एक कुड़व जिसके अंदर हाँ सेम होती है, कितनी होती है, कुड़व जिसके अंदर कितनी होती है? 4 अंगुल, हाँ 4 अंगुल, बिना 4 अंगुल बोले ना 4 आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ऐसे तो मैं 10-10 अंगुल का बना लूं, 10 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा। मेन तो वही है ना, तभी तो वो कुड़ाव है, महान ही कुड़ाव जिसके तब है। अंदर वो तो उस पात्र में जितना द्रव आता है उसको कुड़ाव मान बोला है। ठीक है, कुड़ाव मान जो है, कुड़ाव जो मात्रा है वो उस पात्र के कारण है, ना कि उस कुड़ाव मात्रा के कारण वो पात्र है, ऐसा नहीं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मनीषा? पहले आपको मेजरमेंट याद रखना कि 4 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा जो है अपन ने एक पात्र बनाया, उस पात्र में जितना द्रव आता है वो कुड़ाव मात्रा वाला द्रव है, वो कुड़ाव मान है, एक कुड़ाव मान है। ठीक है, तुम उल्टा बोल रही हो, गलत नहीं बोलना। ठीक है, फिर इसके बाद आओ शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्राह्य नियम। थोड़ा सा पुराना रिवाइज होना जरूरी है, इसलिए आज मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कल मैं एकदम ये पॉइंट पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो कल कोशिश करूंगा टाइम पे क्लास लूँ, क्योंकि हालांकि मेरा कल बैंक का काम है, तो देखता हूँ मेरे को कितना टाइम मिलता है तुम लोगों के लिए, टाइम पे आ पाता हूँ कि नहीं। शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्रहण का नियम कौन बताएगा? धर्मेंद्र? आर्द्र अवस्था लेते हैं उस शुष्क अवस्था में तो दोगुना लेते हैं आर्द्र द्रव्य। उल्टा बोल रहे हो क्या तुम? वापस बोलना। दुगुना कौन सा लेते हैं, आर्द्र या शुष्क? शुष्क वाला, है आर्द्र वाला शुष्क से दोगुना लेते हैं। हाँ ये वर्ड करेक्ट बोला है, और इसका श्लोक याद करना है। मैं बहुत कम श्लोक बोल रहा हूँ जो याद करना, भेषज में तो करने से जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर तभी मिलते हैं।
अब ये 2 नंबर का सिंपल श्लोक है, शुष्कम नवीनम यद द्रव्यम योज्यम सर्व सकल कर्मसु आद्रम च द्विगुणम योज्यात देश का या सर्वत्र निश्चय। तो ये श्लोक याद कर लेना, ठीक है। फिर औषध संग्रह, अब मेरे को ये बताओ कि मूल का संग्रह किस किस ऋतु में करना चाहिए? हम्म हाँ, मेनली जो है ग्रीष्म और वर्षा में करना चाहिए आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। और कुछ आचार्य ऐसे मानते हैं शिशिर में भी मानते हैं। मेनली आपको ये याद रखना वर्षा और ग्रीष्म, क्यों? क्योंकि वर्षा के टाइम पे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, वर्षा का पानी अमृत के समान होता है, आप जानते हो। तो वर्षा इसलिए, ग्रीष्म इसलिए क्योंकि ग्रीष्म में रूट्स को न्यूट्रिशन पाने के लिए क्या होता है, गहराई में जाना पड़ता है, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल करेगा तो वहां पर क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी, ठीक है। इसलिए जो है मूल को वर्षा और ग्रीष्म में इकट्ठा करना है। अच्छा, पुष्प, फल, पत्र, ये का पुष्प और फल का भी इकट्ठे करना है यथा ऋतु। और सार, हेमंत ऋतु। सार और निर्यास जो है वो हेमंत ऋतु में, क्यों? क्योंकि हेमंत में वो सार या निर्यास क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो है, उसका वीर्य पोटेंसी जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए। अच्छा, त्वक कंद शीर, ये कब लेना ज्यादा फायदेमंद है? हम्म शरद ऋतु में पूरा अगस्त तारक का निर्विष माहौल होता है, तो वो भी जो भी एक्सटर्नल चीजें, त्वक हो गया, कंद हो गया, शीर हो गया, ये लेना जो है वहां पे फायदेमंद होता है, ठीक है। और शाखा वगैरह जो है वर्षा ऋतु में, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया अपना। फिर उसके बाद अपने जो है संरक्षण की विधियां वगैरह जो है आधुनिक और पुराने जमाने की, वो आपको याद करनी है कि भाई आजकल तो क्या है, बेंजोइक एसिड वगैरह जो है, मिथाइल पैराबेन हो गए, ये इन सब का जो है प्रयोग करते हैं संरक्षण के लिए। पहले के टाइम में थोड़ा अलग प्रिजर्वेशन मेथड यूज किया जाता था। तो वो दोनों की आप एक कंपेरेटिवली जो है स्टडी करना और पढ़ना है, ठीक है। नोट्स में जो लिख रखा है वो मोर देन सफिशियंट है, इतना याद कर लोगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। हाँ, तो आज अपन शुरू करते हैं औषधीय कल्पनाओं की सवीर्यता अवधि। सवीर्यता अवधि मतलब एक्सपायरी डेट, कि कब उसको जो है यूज करना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि वे, अब परिभाषा पूछ लेते हैं सवीर्यता अवधि की। तो विभिन्न आयुर्वेदीय औषध कल्पनाएं निर्माण करने के बाद कितने समय तक वीर्यवान अर्थात गुणवान रहती हैं तथा प्रयोग करने पर निर्दिष्ट रोगों का शमन करती है, वह अवधि उस औषधि की सवीर्यता अवधि यानी सेल्फ लाइफ कहलाती है, ठीक है। ये तो आपको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है एक्सपायरी डेट होती क्या है, कि भाई एक टाइम आता है जिसके बाद वो दवाई क्या होती है, अपने शरीर के लिए फायदा करना बंद कर देती है, या अपन बोले ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। तो उसको जो है अपन एक्सपायरी डेट या सेवीरियता अवधि कहते हैं। सबसे पहले जो है सेवीरियता अवधि का वर्णन किसने किया? शारंगधर ने, ठीक है। उन्होंने कुछ द्रव्यों की सेवीरियता अवधि बताई। औषध द्रव्य, वानस्पतिक द्रव्य 1 वर्ष में जो है रसादी पंचक से हीन हो जाता है। चूर्ण 2 माह बाद हीन वीर्य हो जाता है। वटी और अवलेह 1 वर्ष बाद हीन वीर्य हो जाते हैं। ऐसी घी, तेल, वसा आदि जो है 1 वर्ष 4 माह बाद वीर्यहीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब अलग अलग बता रखे हैं, मतलब टाइम पीरियड वगैरह बता रखे हैं कि हाँ इतने टाइम के बाद जो है ये इनमें पोटेंसी नहीं रहती है रोगों को दूर करने की। लघु पाकी यानी शीघ्र पकने वाली औषधियां जो होती हैं वो 1 वर्ष बाद हीनवीर्य हो जाती हैं। कि जो शीघ्र पकने वाली औषधियां होती है, जैसे कि अपने गेहूं आदि आप जो मानते हो, जो 6 माही होते हैं ना एक बार में, जिनमें फल लगते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो चीजें हैं वो 1 वर्ष बाद जो है हीनवीर्य हो जाती है, शीघ्र पकने वाली, ठीक है। इसके अलावा आशा, अरिष्ट, लोह, इसके अलावा रसौषधियां हो गई, ये जो है जितने ज्यादा पुराने होंगे उतने अधिक गुणवान होते हैं। मधु जितना पुराना होता है उतना अधिक गुणवान होता है। ये सब चीजें आप याद रखना। फिर उसके अलावा अलग अलग कल्पनाएं बता रखी हैं यहाँ पे, स्वरस, कल्क, क्वात, हिम, फांट, उष्णोदक, क्षीरपाक, तंडुलोदक, मांसरस, यूष। फिर जो अन्न कल्पनाएं हैं सारी वो, ये सब क्या होती है, तुरंत या 1 दिन के अंदर अंदर प्रयोग कर लेनी चाहिए। अब आप जैसे कि कोई भी आप सरस बनाते हो, जैसे कि गन्ने का रस सबसे कॉमन और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानता हूं मैं गन्ने का रस, क्योंकि एक गन्ने का रस आप ताजा पीते हो उसका टेस्ट करना, और एक बना हुआ है
आधा घंटा करीब हो गया, उसको टेस्ट करना, उसका कलर ही देख लेना, टेस्ट करना दूर की बात है, कलर ही देख लेना, आपको जो है डिफरेंस पता लग जाएगा कि एक जो ताजा रस स्वरस आप ले रहे हो उसका और एक जो बांसा स्वरस है उसका टेस्ट में भी फर्क आता है और वो फायदे के बजाय नुकसान करने वाला होता है, ये भी एक अंतर पड़ता है। ठीक है, फिर आगे बता रखा है यहाँ पे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डीसीए 1945 के नियम 161 बी के अनुसार भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2010 को सवीर्यता अवधि का समय निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है। यानी ये जो स्टार्टिंग का जो अपन ने पढ़ा है ना, ये तो आचार्य शारंगधर के अनुसार है कि वटी अवलय है तो 1 वर्ष बाद, चूर्ण है तो 2 महीने बाद, ठीक है, वानस्पतिक द्रव्य है तो 1 वर्ष के बाद, और लघु पाकी शीघ्र पकने वाली है तो 1 वर्ष के बाद जो है वो उनमें पोटेंसी रोग को नष्ट करने की खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो है मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो आज की डेट में आयुष विभाग ने निर्धारित किया वो देखते हैं अपन। चूर्ण एवं क्वाथ चूर्ण ये क्या होती है, 2 वर्ष वीर्यता अवधि होती है। अब आपने यहाँ पढ़ा चूर्ण 2 माह में हीनवीर्य हो जाता है और यहाँ पे 2 वर्ष, तो वो कैसा होता है, वो पैकिंग पर डिपेंड करता है। आप कभी भी मार्केट से कोई चूर्ण वगैरह लेते हो तो वो कैसा होता है, लिया हो देखा हो तो अंतर, क्यों वो 2 साल एक्सपायरी डेट होती है उसमें, कोई बताएगा मुझे? ना 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 ना, अंतर ये होता है कि उसकी पैकिंग सील होती है एकदम, उसमें कोई भी कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते। ये 2 वर्ष तब तक है जब तक वो सील पैक है। ठीक है, मतलब अगर आपने मान लो आज की डेट में कोई आज का डेट है 26 नहीं 27, तो 27 दिसंबर है, मान लो आपने 27 दिसंबर को आपने एक चूर्ण बनाया, मान लो कि आपने बनाया त्रिफला चूर्ण। ठीक है, अब आपने उसको अच्छी प्रकार से जो है प्लास्टिक की रैपर में अच्छे से पैक कर दिया, सील पैक कर दिया। अब आपने उसको 1 साल तक 2 साल तक एक नहीं 1.5 साल तक प्रयोग नहीं किया, फिर आप एकदम से याद आता है अरे यार मेरे पास तो त्रिफला चूर्ण था, फिर आपने उसको ओपन किया पैकेज को, तो वो एकदम वैसा ही रहता है जैसा आपने 1 साल 1.5 साल पहले पैक किया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एकदम सील पैक है, उसमें ना तो हवा आ रही है ना कोई कंटामिनेशन हो रहा है उसमें, इसलिए जैसा था वो वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये अवधि उस हिसाब से बताइए कि भाई सील पैक अगर आप रखो तो भी 2 वर्ष तक आप उसको प्रयोग कर सकते हो कभी भी। ठीक है, और बाकी सही बात यह है, एक बार अगर आपने चूर्ण की थैली खोल दी, जैसे अपन नॉर्मल कागज की पैकिंग वगैरह में लाते हैं ना, तो अगर बरसात का मौसम है तो कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाता है, और अगर नॉर्मल गर्मियों का इनका मौसम है तो 2 महीने के अंदर वो जो है कंटामिनेट हो जाता है या खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे बता रखा है कि चूर्ण है, क्वाथ चूर्ण है, वो 2 वर्ष तक सेवीरता अवधि होती है उनकी। समझ में आ गया है अंतर क्यों बता रखा है? अब काष्ठ औषधि गुटिका देखें तो उसकी 3 वर्ष बता रखी है सेवियता अवधि, रसौषधि गुटिका की 5 वर्ष बता रखी, जबकि अपन जानते हैं रसौषधि जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होती, लेकिन रसौषधि में क्या होते हैं, काष्ठ औषधियां भी तो ऐड होती हैं, उनकी तो एक्सपायरी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे रसौषधि गुटिका जो बता रखी है उसकी 5 वर्ष बता रखी है। फिर उसके नीचे जो प्योर रसौषधियां जैसे कि रस सिंदूर आदि, जिनमें केवल पारद और गंधक जैसे द्रव्य या खनिज द्रव्य यूज हुए हैं, उनकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। फिर भी रिकॉर्ड्स के लिए जो है उसमें आप कभी भी देखोगे ना, जैसे रस सिंदूर की देखोगे तो यूज बिफोर 10 ईयर्स, इस तरह से 10 साल 12 साल इतने तक उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, आशा वरिष्ठ समाप्ति अवधि नहीं होती है इसमें भी, लेकिन 10 वर्ष जो है कई जो कंपनियां हैं वो लिखती है कि हाँ यूज बिफोर 10 ईयर्स, वो क्या है 10 साल तक उसका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, अवले है, अवलेय वैसे तो अपन ने पढ़ा था 1 साल में जो है हीन वीर्य हो जाता है, लेकिन अगर सील पैक रहेगा तो उसको 3 वर्ष तक कभी भी यूज कर सकते हैं। गुग्गुलू कल्पना 5 वर्ष तक जो है इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस हैं पुराने आचार्य के और आधुनिक मतों में, या पैकेजिंग के आधार पर मान सकते हैं। पुराने जमाने में जो यूज करते थे वो तुरंत बीमारी के टाइम पे बना के ताजा और फिर यूज करते थे, तो उस हिसाब से बता रखी है। और ये आज अपन जो है सील पैक जो है करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। लोह या मंडूर 10 वर्ष, ठीक है, घृत जो है 2 वर्ष, तेल 3 वर्ष, अर्क कल्पना 1 वर्ष। ठीक है, अर्क मतलब जो अपन जैसे गुलाब जल वगैरह लेते हैं ना, वो सब गुलाब का अर्क, सौंफ का अर्क, ये सब। द्रावक लवण क्षार 5 वर्ष तक, लेप चूर्ण 3 वर्ष तक,
दंतमंजन चूर्ण 2 वर्ष तक, जैसे डाबर रेड दंतमंजन देखना आप, डाबर दंतमंजन, वो उसकी भी लिख रखी होती है, हाँ भाई 2 साल में एक्सपायर होगा। दंतमंजन पेस्ट 2 वर्ष, या आज ही आप देख सकते हो पेस्ट की एक्सपायरी डेट कितने साल लिखी है। लेप गुटी ये 3 वर्ष, मलहर जो है, मलहर जो मल्लम वगैरह ऑइंटमेंट वगैरह है उनकी 3 साल, वर्ती 2 वर्ष, घनवटी 3 वर्ष, कुपिपक्व रसायन कल्पना, रसायन कल्पना है तो इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। परपटी ये भी रसौषधि कल्पना है तो इसकी भी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। श्वेत परपटी, इसमें अपन रसौषधि यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कंटेंट है श्वेत परपटी का, बताएगा कोई? हम्म, हाँ, इसके रेशियो वेरी गुड। तो ये अपने श्वेत परपटी, अब इसमें कहीं भी पारद गंधक वगैरह नहीं है तो इसकी एक्सपायरी डेट होगी तो 2 वर्ष बता रखी है। पिष्टी व भस्म इनकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। धातुओं की भस्म इनकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। नागवंग ताम्र भस्म, इनमें क्या होता है कंटामिनेशन कई बार वाटर कंटेंट के कारण हो सकता है, इसलिए शायद यहाँ पे इसलिए 5 वर्ष इसकी जो है बता रखी है। कास्ट औषधि का जो सॉफ्ट जिलेटिन निर्मित कैप्सूल वगैरह होते हैं उनकी 3 साल। फिर कास्ट औषधि रस भस्म पारद इनके हार्ड जिलेटिन निर्मित कैप्सूल जो होते हैं वो 5 वर्ष तक सही रहते हैं। सिरप लिक्विड ओरल जो है 3 वर्ष तक सही रहते हैं, ठीक है। कर्ण नासा बिंदु आई ड्रॉप 2 साल तक। खंड ग्रेन्यूल या शीरपाक वगैरह ये सब 3 साल तक। धूपन या इनहेलर्स 2 साल तक, ठीक है। इसके अलावा जो संरक्षक द्रव्य सहित जो क्वाथ वगैरह होते हैं प्रवाही क्वाथ वो 3 साल तक। इस प्रकार से जो है अलग अलग एक्सपायरी डेट्स बता रखी है, ठीक है, अलग अलग कल्पनाओं की। इन सब कल्पनाओं के अपन डिटेल में पढ़ेंगे, भाई शाह किसे कहते हैं, अर्क किसे कहते हैं, चूर्ण किसे कहते हैं, ये सब अपन डिटेल में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने बता रखा है अलग अलग चीजों की, भाई 4, 5, 20, 21, 23, 24। अब यहाँ पे क्या है 4, 5, 20, 21, 23, 24 ज्यादातर क्या होती है रसौषधि टाइप है, रसौषधि आशा वरिष्ठ हो गए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है कुपिपक परपटी कल्पना हो गई, पिष्टी हो गई, धातु भस्म हो गई, ये सब की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए फिर भी इनका जो है 10 वर्ष तक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे औषधियां हैं भस्म है जो 5 वर्ष के बाद कठिन हो जाती हैं, इसलिए जो है इनमें वापस पुट पाक करके इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना कौन सी बता रखी है। फिर ये अपनी सैवीर्यता अवधि कंप्लीट होती है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन वो भेषज प्रयोग विधि और काल, औषध सेवन काल, ये कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर अपन जो है पंचविध कषाय कल्पना जो है ना टॉपिक, उसको स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक समझ में आ गया सबको, सैवीर्यता अवधि? और पढ़ाई शुरू कर दो वापस से, ठीक है। साथ साथ पढ़ोगे तो इतना ही अच्छा होगा तुम लोगों के लिए, नहीं तो बर्डन बढ़ता जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं 2 क्लासेस लेना शुरू करूं या फिर हो सकता है नहीं भी लूं, क्योंकि मेरे को भी तो टाइम मिलना चाहिए ना 2 क्लास लेने का। शायद ही लूं मैं वैसे 2 क्लास, जिस जनवरी एंड तक आपका कराने की कोशिश करूंगा मैं पूरा। रेगुलर लूंगा, संडेज का देखेंगे संडेज को लेते हैं नहीं क्लास, ठीक है। मिलते हैं कल के कल क्लास में। आज के दिन की तो क्लास एंड है यहाँ पे, ठीक है। कल मैं कुछ टॉपिक सुनूं आप लोगों से, तैयार करके लाओ तो कल तुम्हारा सबसे रिसेंट टॉपिक पढ़ा हुआ जो है उनमें से ही दे देता हूँ, सबसे सिंपल टॉपिक देता हूँ, रत्न उपरत्न प्रकरण। रत्न प्रकरण दे देता हूँ, उपरत्न नहीं, रत्न दे देता हूँ, एक एक चीज अपन रोज कर लेंगे, ठीक है। शुरुआती 5-7 मिनट जो है अपन थोड़ा बहुत है ना डिस्कस करेंगे। ये मतलब अपन जो योग करते हैं ना, जैसे आज योग से पहले थोड़ा डिस्कशन किया, वैसे ही मैं डिस्कशन कर लूंगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर का, और बैशत जी अपनी चलती रहेगी एक और, ठीक है। एंड करता हूँ क्लास।